जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से मुलाकात हुई आप तमाम दोस्तों के साथ एक नई सी वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11th का। ये हम 7वां लेक्चर जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। बस आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश रही कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स का 7वां चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें ऑक्सीलेशन, वेव्स, एम्पलीट्यूड, पीरियडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड ऑफ वेव वगैरह तमाम इन चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट रहेगा JKSSB के द्वारा तमाम लिए जाने वाले एग्ज़ाम, ख़ास करके जो फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो है होने वाला जो एग्ज़ाम है, जिसका जो फिज़िकल है वो अक्टूबर में होने जा रहा है और लगभग नवंबर-दिसंबर में इसका जो रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वो इंशाल्लाह होगा JKSSB की तरफ से। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस 7वें लेक्चर के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीलेशन और वेव्स मीन सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में, जो इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन जो है पीरियडिक मोशन के बारे में। तो पीरियडिक मोशन जो है किसी भी सेम पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है, हरकत करती है, और उस पाथ को वो कुछ टाइम के बाद रिपीट करती है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उस पाथ को वो रिपीट करती है, उसको कहते हैं पीरियडिक मोशन। जिससे यहाँ पे लिखा गया है, पीरियडिक मोशन रेफर्स टू ए टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियडिक मोशन एक सर्कुलर पाथ होता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, और उस सर्कुलर पाथ को एक खास समय के बाद, एक खास टाइम के बाद वो रिपीट करता है उस पाथ को। यानी एक पॉइंट से वो जब दोबारा गुजरना होता है तो एक खास इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उतना ही समय लगता है उसको उस पॉइंट से गुजरने में, जबकि वो दोबारा फिर से उस पॉइंट पे आ जाए तो उतना ही समय उसको वहाँ तक आने में लगता है। उसको कहते हैं पीरियडिक मोशन। जिस तरीके से रोटेट करते हैं हमारे प्लैनेट्स, अर्थ रोटेट करती है सूरज के इर्द गिर्द, तो एक खास पॉइंट से वो एक खास टाइम के बाद गुजरती है, उसको कहते हैं पीरियडिक मोशन। यानी कि सर्कुलर पाथ के अंदर किसी भी चीज़ के घूमने को, सिर्फ घूमने को नहीं बल्कि एक पॉइंट से खास समय के बाद, यानी सेम समय के बाद, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो गुजरती है चीज़, उसको कहते हैं पीरियडिक मोशन। जिस तरीके से अर्थ रोटेट करती है, इसमें बाकी प्लैनेट्स जो हैं रोटेट करते हैं सूरज के इर्द गिर्द, जिस तरीके से हमारा मून जो नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ के इर्द गिर्द मूव करता है, वो भी एक पीरियडिक मोशन में मूव करता है। उसके बाद हम ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस का मतलब है कि किसी पॉइंट पे टू एंड फ्रो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जिस तरीके से पीरियडिक मोशन में हमने पढ़ा कि एक सर्कुलर पाथ, पूरा एक सर्कुलर पाथ एक पॉइंट से जब खास इंटरवल के बाद जो है चीज़ जो है वो गुजरती है, उसको कहते हैं पीरियडिक मोशन। लेकिन ऑक्सीलेटरी मोशन में ऐसा नहीं है, एक सर्कुलर पाथ नहीं होता, बल्कि एक मेन पोजिशन से, एक मेन पॉइंट से कोई चीज़ लेफ्ट जाती है लेकिन वापस आती है, फिर राइट जाती है, फिर वहाँ राइट से वापस आती है, उस मेन पोजीशन से गुजरती है, लेकिन पूरा सर्कुलर मोशन यहाँ पे नहीं होता है। जिस तरीके से पेंडुलम की बात अगर करेंगे, या किसी धागे के साथ आप अगर किसी चीज़ को नीचे जो है बांधेंगे तो उस धागे को हिलाते रहेंगे आप, तो उसको भी हम ऑक्सीलेटरी मोशन, या झूला झूलते हैं तो झूला के झूलने में सर्कुलर मोशन नहीं होते, नहीं पूरा झूला जो सर्कल में नहीं चलता है, बल्कि उसको आप ऐसे घुमाते हो तो टू एंड फ्रो, मतलब आगे जाता है थोड़ा सा, फिर वापस आता है मेन पोजीशन पे, फिर उस मेन पोजीशन से पीछे जाता है, फिर मेन पोजीशन पे जो है पीछे से वापस आता है, फिर आगे जाता है, इस तरीके से। और उसको कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है, ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन रेफर्स टू द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ, यानी पीछे और आगे, इन ए रेपिटेटिव मैनर, यानी रिपीट करता है उस हरकत को वो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से वो गुजरता है इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, एक खास समय के बाद, एक खास लम्हे के बाद, उसको कहा जाता है ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन।
आप इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे कि पीरियडिक मोशन में हम सूरज के चक्कर लगाने वाले तमाम प्लैनेट्स के बारे में जो है बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और ऑक्सीलरेटरी मोशन में हम बात कर सकते हैं एक झूले की, एक पेंडुलम की। जिस तरीके से घड़ी में भी कई बार जो वॉल क्लॉक्स होती है उसमें पेंडुलम लगा रहता है, तो वो पूरा सर्कल में नहीं घूमता। हाँ, पीरियडिक मोशन में हम जो क्लॉक होती है वॉल क्लॉक, उसमें भी हम आप देख सकते हैं, जो सुई वाली घड़ी आप रिस्ट में लगाते हो उसमें भी आप देख सकते हो कि वो जो सुई है, चाहे मिनट वाली सुई है, चाहे सेकंड वाली सुई है, चाहे आवर वाली सुई है, वो भी एक सर्कुलर मोशन में हरकत करती है, उसको भी कहा जाता है पीरियडिक मोशन। लेकिन जो उस वॉल क्लॉक के अंदर एक बॉब लगा होता है, एक पेंडुलम लगा होता है, वो पूरा सर्कल में नहीं घूमता, हर एक घड़ी में नहीं लगा रहता है, किसी किसी घड़ी में लगा रहता है, तो वो जो है टू एंड फ्रो मोशन करता है उस मेन पॉइंट से और रिपीट करता है अपने मोशन को एक खास डेफिनेट, एक खास इंटरवल के बाद, उसको कहा जाता है ऑक्सीलरेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह खास किस्म का ऑक्सीलरेटरी मोशन होता है जिसमें पार्टिकल एक सिंगल डायमेंशन में मूव करता है। सिंगल डायमेंशन में डायमेंशन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे जो है वो मूव करता है सिंगल डायमेंशन में। द पार्टिकल्स ऑक्सीलेट टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स मीन पोजीशन, जहां पे फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है, जीरो लगती है। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑलवेज गेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो नेट फोर्स उस पार्टिकल पे अप्लाई होती है, वो नेट फोर्स चाहती है कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। जिस तरीके से इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो मेन पॉइंट होता है वहां पे वो चीज रुकी रहे, उसके अंदर की फोर्स जो पैदा होती है उसको चाहती है वो इक्विलिब्रियम में रखना। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू दैट इंस्टेंट। और मैग्नीट्यूड उस फोर्स का प्रोपोर्शन होता है कि मेन पॉइंट से वो कितना डिस्प्लेस होता है, चाहे वो लेफ्ट होता है, चाहे राइट होता है, चाहे आगे होता है, चाहे वो पीछे होता है, उसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। मैथमेटिकली इसे हम देख सकते हैं, एफ जो नेट फोर्स है इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट, और एफ जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर भी है, क्योंकि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कितना वो डिस्प्लेस होता है अपनी पॉइंट पोजीशन से। जितनी ज्यादा फोर्स लगाते हो झूले को, जितना धक्का आप दोगे उतना वो ज्यादा स्विंग करेगा, आगे जाएगा। जितनी कम फोर्स लगाओगे उतना वो कम डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से। तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट की बात, यहां पे डिस्टेंस की बात नहीं होती है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात इसलिए होती है कि एक खास डायरेक्शन में वो जाता है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में वो झूला जो है स्विंग करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे जो है वो नेट फोर्स जो है के इंटू एक्स के बराबर है, और वो भी माइनस में। और वियर के इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट, और जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, इक्वल टू माइनस के एक्स। ए अगर यहां पे एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो माइनस के एक्स अपॉन एन, वियर ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स। यहां पे जो है ए जो है वो के अपॉन एम जो है वो ओमेगा के बराबर है। यहां पे लिखा भी है वियर इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जहां पे इसको कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहां पे हमने डिफरेंशिएशन की इसकी एक्स के रेस्पेक्ट में। डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्स इंटू टी सेटिस्फाई द अबव। यहां पे एक्स इंटू टी लिखा है, ये ए साइन जो है इंटू थीटा, यानी थीटा जो है पूरा है ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एम्पलीट्यूड है, जैसे टाइम पीरियड, जैसे फ्रीक्वेंसी है, जैसे फेज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है refers to the maximum displacement on either side of the equilibrium position। एम्पलीट्यूड का मतलब यह है कि किसी झूले को आप झूलते हो तो कितना वो झूल के आगे जाता है और पीछे जाता है, यानी कि अपनी जो मीन पोजीशन है, जब आप फोर्स उस पर नहीं लगा रहे थे तो तब उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे था, उसको कहा जाता है मीन पॉइंट, मेन पॉइंट या मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन।
लेकिन जैसे आपने फोर्स लगाई तो झूला पहले आगे गया फिर पीछे गया, तो कितना मैक्सिमम वो अपनी पोजीशन से आगे और पीछे डिस्प्लेस होता है किसी भी साइड, उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, जिसको ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद है टाइम पीरियड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड जो है वो एक साइकिल जो है कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करता है। टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रेफर्स टू द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी एक साइकिल कितने टाइम के अंदर वो कंप्लीट करता है, इसको कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। और मैथमेटिकली कैसे हम इस पे लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब यहां पे पाई क्यों लिखा, क्योंकि एक आर्क बनती है, क्योंकि सर्कल में पूरा तो नहीं घूमता है लेकिन सर्कल की थोड़ी सी एक आर्क बनती है। जब भी आप पेंडुलम को देखते हो मूव करते हुए, एक सर्कल की आर्क बनती है। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा यहां पे आपने ऊपर देखा था एम अपॉन के अपॉन एम के बराबर आया था, के अपॉन एम ओमेगा के लिए यहां पे लिखा था। तो ये चीज आपने याद रखनी, ये नीचे इस्तेमाल होगी। ओमेगा जो के अपॉन एम, क्योंकि ओमेगा नीचे है, जब ऊपर आएगा तो एम अपॉन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओमेगा इसको एम अपॉन, यहाँ पे थोड़ा गलत है, ओमेगा जो है के अपॉन एम, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। तो ये टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई पेंडुलम कितना ऑक्सिलेट करता है एक सेकंड के अंदर। नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, यानी एक सेकंड में एक पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक झूला कितनी बार झूलता है, कितना ऑक्सिलेट करता है एक सेकंड के अंदर, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। जिस तरीके से यहां पे लिखा गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, और जिसको हम v से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और मैथमेटिकली कैसे हम लिखेंगे, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा जो है के अपॉन एम के बराबर है, 1 अपॉन 2 पाई के अपॉन इंटू अंडर रूट के अपॉन एम। सिंपल सी बात है, ये चीज आपने याद रखनी है कि ओमेगा जो है वो के जो फोर्स का कांस्टेंट है अपॉन एम जो है मास है। अब ये मास किस चीज का है, ये मास जो चीज आप उसके नीचे, जैसे झूला है, झूले का मास कितना है वो उस एम कहलाएगा, या एक पेंडुलम होता है तो उस पेंडुलम का मास कितना है वो उसका एम कहलाएगा। उसके बाद होता है फेज। फेज का मतलब यह है किसी भी पॉइंट पे मिसाल के तौर पर झूला आगे झूलता है पीछे झूलता है, लेकिन आगे जाकर अगर हम उसको वहां पे रोकेंगे किसी एक्सटर्नल फोर्स से, उस रोकने पर उस झूले की उस पॉइंट की मेन पोजीशन से कितनी दूरी होगी, किस डायरेक्शन में होगी और कितना वो दूर होगा, इसको कहा जाता फेज। तो यहां पे जो चीज लिखी है, द फेज ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट रेफर टू इट्स स्टेट विद रेस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, यह भी चीज है, मिसाल के तौर पर आपने पेंडुलम को हिलाया या झूले को हिलाया तो वो आगे गया फिर पीछे गया, लेकिन उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां की तरफ है, टुवर्ड्स द मेन पॉइंट है या अवे फ्रॉम द मेन पॉइंट है, और उसकी पोजीशन कहां पे है, उसकी पोजीशन कहां पे। फिलहाल तो पोजीशन के बारे में पता करना है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि दो किस्म के मोशंस यहां पे ऑपरेट होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर। क्या मोशन, मिसाल आपने झूले को झुलाया, मेन पोजीशन से वो आगे गया फिर वापस आया। एक मोशन होता है कि वो दूर जा रहा है मेन पॉइंट से, मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो दूर जाता है, और एक मोशन ये है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के वो नजदीक आ रहा होता है। एक पॉइंट में उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, एक पॉइंट में उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये इसका फेज कहलाता है। अगर उस पॉइंट पे हमने ये देखना होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या थी, ये नजदीक आ रहा था पॉइंट के, मेन पॉइंट के या इक्विलिब्रियम पॉइंट के, या दूर जा रहा था, और उसकी पोजीशन क्या है, तो ये हम फेज से पता कर सकते हैं। इट इज मेजर्ड एज आर्ग्यूमेंट एंगल्स ऑफ साइन, एंगल ऑफ साइन इन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम एंगल से डिनोट करते हैं, जिस तरीके से फेज WT प्लस थीटा। W मींस ओमेगा, ओमेगा मींस K अपॉन M, मींस K इज द फोर्स कांस्टेंट और M इज द मास। Where T is 0, यहां पे T क्या होगा, मतलब टाइम कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। फेज
जो है वो थीटा होगा। द कांस्टेंट थीटा इज कॉल्ड इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल फेज यानी कि टाइम कुछ लगा ही नहीं, इनिशियल फेज है उसका, यानी कि वो मेन इक्विलिब्रियम में है, फेज कांस्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ना है। पोजीशन, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, यानी कि 0 से यहाँ t तक जो है कितना डिस्टेंस है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। व्हेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कंसिडर्ड एट ओरिजिन, द पोजीशन x कोऑर्डिनेट डिपेंड अपॉन टाइम, इन जनरल xt इनटू sin ओमेगा t इनटू थीटा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी और x डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी। और एक्सट्रीम एंड जो है एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, यह हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी जो है, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट से कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली ऑब्जेक्ट दूर जाती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। जैसे वो नज़दीक आती है तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो इससे दो चीजें भी यहां पता चलती हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पता चलता है। ये हम आगे थोड़ा इसके बाद देखेंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में 11th के सिलेबस के हिसाब से और जिस एग्जाम की तैयारी आप बच्चे तमाम कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला और उसका रिलेशन और उसकी डिपेंडेंसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से कि यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एक पेंडुलम मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाने के बाद आप बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे क्या होगी, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे क्या होगी। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम आगे जो है इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इसमें एट एनी इंस्टेंट t vt इज इक्वल टू a ओमेगा cos wt इन ओमेगा t इंटू थीटा एट एनी पोजिशन x vx है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है प्लस और माइनस ओमेगा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज हम आगे थोड़ा समझेंगे कुछ टाइम के बाद। यहां पे चीज लिखी है जो मैंने आपको पहले बोला था, वेलोसिटी हैज मिनिमम एम्पलीट्यूड एट द एक्सट्रीम सिंस द पार्टिकल इज एट रेस्ट हियर। कहते हैं कि वेलोसिटी मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब उसका एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। मतलब आप झूले को झूलते हो तो जहां तक वो जाता है आगे, वहां उसका मैक्सिमम कहलाएगा, और मैक्सिमम पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। उसके बाद वो वापस मरता है। अगर वेलोसिटी कुछ थोड़ी बहुत होगी तो वो उससे भी आगे जाएगा, लेकिन जैसे ही जाएगा उसकी वेलोसिटी जो है कम होती होती 0 पे आ जाएगी, और जैसे वापस मुड़ेगा उसकी वेलोसिटी जो है वो मेन पोजीशन, क्योंकि एक फोर्स पैदा होती है जो उसको मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है, वो फोर्स वेलोसिटी को इंक्रीज करती है। और यहां पे यही चीज लिखी है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये चीज आपने याद रखनी है, ये समझना है आपने। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार एग्जाम के अंदर कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब कोई चीज एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, 0 होती है, या मैक्सिमम होती है, या मिनिमम होती है। तो इसका जवाब है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। और इससे यह भी समझ सकते हो आप, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv² होता है। अगर वेलोसिटी यहां पे 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी वहां उस एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाती है उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की। उसके बाद ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी आप देख सकते हो। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है उस एक्सट्रीम पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां पे रेस्ट पे आके 0 हो जाती है। जिस तरीके से यह भी कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द फोर्स possessed by a body virtue of its पोजीशन। वो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मोशन की वजह से होती है, क्योंकि वेलोसिटी का जिक्र होता है उसके अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी पोजीशन की वजह से होती है। और ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यही चीज मैंने आपको पहले बोली जहां पे लिखी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है मैक्सिमम कहां पे होती है, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ओमेगा ए आता है वहां पे,
एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये चीज़ आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन इसमें से जो है ये आपके सामने जो चीज़ जो ये पेज दिया हुआ है इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट के बेस पे, तो इसको आपने समझना है। अब अगर सीधे याद रखेंगे आप कि नहीं एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और जब मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करता है कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट आने की कोशिश करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो सीधे याद रखने से ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। तो कंसेप्ट को समझना होगा। कंसेप्ट को किस तरीके से समझेंगे आप, जिस तरीके से आप झूले को झूलते हो तो जब आप फोर्स लगाते हो तो वो किसी खास पॉइंट तक जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक, डिस्प्लेसमेंट उसकी होती है मैक्सिमम, लेकिन वहां तक आगे इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो जैसे वो वापस आने की कोशिश करता है तो एक इंटरनल फोर्स उसे वापस इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है, उस फोर्स के लगाने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और आते आते जैसे इक्विलिब्रियम में पहुंचना है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और यह भी आप चीजें समझ सकते हो कि जब वेलोसिटी जो है किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम हो जाती, मीन जीरो हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी पे उसका क्या असर पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले से समझ सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2mv² के बराबर होती है, और जहां पे v जीरो हुआ तो 1/2mv, क्योंकि जीरो है तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी वहां पे जीरो हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम क्या चीज होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि mgh हाइट, जितनी हाइट पे जाता है आगे, mgh मास, उसके मास, और ग्रेविटी कितनी है वो भी, क्योंकि मैक्सिमम ऊपर कोई चीज आती है तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो और हाइट भी बढ़ती है, हाइट के बढ़ने से वहां पे, और जब नीचे आते उसकी हाइट डिक्रीज हो जाती है, तो मिनिमम जो है क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है, और मैक्सिमम क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ये आप समझ सकते हो इस चीज से, बहुत ही आसान है। उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एट एन इंस्टेंट t जो है वो, जिसे हमने ऊपर पढ़ा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t इंटू थीटा। उसके बाद एट एन पोजिशन जो है, जिस तरीके से हमने ये चीज पढ़ी, तो यहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन फिर से है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन। एक्सेलरेशन कहां की तरफ कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम पोजिशन की तरफ। The magnitude of acceleration is minimum at equilibrium position and maximum at extreme. ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट करता है कहां, इक्विलिब्रियम पोजीशन की, और जब डायरेक्ट करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होती है। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर है। जितना ज्यादा टाइम उतनी कम एक्सेलरेशन। और एक्सट्रीम इक्विलिब्रियम पे मिनिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन से, क्योंकि टाइम पे डिपेंड है, इनवर्सली डिपेंडेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। और मिनिमम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जीरो होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे आप अगर देख सकते हो तो वो ओमेगा स्क्वायर a इंटू ओमेगा स्क्वायर a एट एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जो मैंने चीज आपको पहले बोली थी वो ये है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एनर्जीज, क्योंकि दो किस्म की एनर्जीज किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेट होती है, वह एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी के बारे में भी हमने पढ़ना है, ये टोटल एनर्जी कितनी जो है पैदा होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2mv स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले बोला था, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर इंटू x, मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, 1/2m w स्क्वायर a स्क्वायर cos ओमेगा t इंटू थीटा, क्योंकि एक खास एंगल पे cos थीटा हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां चीज देखो, k इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मिनिमम एट एक्सट्रीम। यही चीज मैंने आपको पहले बोला था, क्योंकि k मिनिमम जो है जीरो एट एक्सट्रीम, के मैक्सिमम जो इक्विलिब्रियम पे है, और के मिनिमम जो है जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। जीरो एट इक्विलिब्रियम यही चीज है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। देन द पोजीशन ऑफ x यू x 1/2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को u से डिनोट करते हैं, 1/2 के x स्क्वायर 1/2 m, इस तरीके से यहाँ पे डिनोट किया। k जो है वो एनर्जी कांस्टेंट है, और u जो है मैक्सिमम एट एक्सट्रीम गिवन बाय दिस, और u इज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके बाद टोटल एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी है दोनों का एडिशन है। टोटल एनर्जी जो है 1/2 है, इस तरीके से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और एज एट कांस्टेंट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड एट पोजीशन। इसके बाद इसका ग्राफ है, उतना इंपॉर्टेंट ग्राफ जो नहीं है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये काइनेटिक एनर्जी का
ग्राफ है, और ये बीच में जो है टोटल एनर्जी। उसके बाद टाइम पीरियड के बारे में क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो टाइम पीरियड है, कहते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर द पोजीशन इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट टू कंप्यूट इट्स टाइम पीरियड, फॉलो आवर स्टेप्स, लोकेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन मैथमेटिकली बाय बैलेंसिंग ऑल द फोर्सेस ऑन इट, displace the particle by displacement x from the main position in a probable direction of oscillation. Determine the net force on it and check it towards main position or away from the main position. Try to access net force as a proportional function of the displacement x. If step C and D are proved that the simple harmonic motion में चीज है, determine k from the expression net force F is equal to k into x and the find and the time period। इस तरीके से आपने ये हमने पहले भी निकाला था। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड जो हमने पहले निकाला था वर्टिकल स्ट्रिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे लिक्विड ऑक्सीडेटिंग इन यूट्यूब। हमें कंसिडर किया एक लिक्विड जो ऑक्सीडेट करता है यूट्यूब एक यू शेप ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जब इसने हमने हिलाया तो यहाँ पे ये लिक्विड नीचे आता है, यहाँ से ऊपर जाता है। तो x अगर नीचे आया तो यहाँ पे x ऊपर जाता है, तो लिक्विड डिस्प्लेड बाय x। मीन पोजीशन व्हेन हाइट ऑफ द लिक्विड इन द सेम इन बोथ लिम्स में, बोथ इस ट्यूब के लिम्स में सेम हाइट है, लेकिन जब हमने हिलाया तो टाइम पीरियड जो है इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है रो, क्योंकि ये जो है यहाँ पे रो का जिक्र, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी के बारे में भी हमने जिक्र करना, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी होती है तो डेंसिटी के जितनी ज़्यादा डेंसिटी हो तो वो उतना कम मूव करेगा, जिससे डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा मूव करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/m/2a ओमेगा 2a रो इंटू जी। जो ग्रेविटी है, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना भी मोमेंट कम होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे है, ठीक है ना। तो 2π/L/, और यहाँ पे m/a और रो जो है ये L के बराबर है, ये है हाइट। L मीन्स उसकी लेंथ, L जो है वो लेंथ को डोनेट करता है। लेंथ मीन्स कि अगर एक सिरे के साथ आप एक धागे के साथ अगर आप एक पत्थर या कोई भी चीज़ बांधते हो तो वो जो धागा जो है जिसके साथ कनेक्टेड है ऊपर और उसके बाद पेंडुलम हिलता है तो उस धागे की लेंथ कितनी है, तो वो उसका L कहलाएगा। उसके बाद अगर टनल के अंदर कोई बॉडी ऑक्सीलेट करती है तो ये कॉर्ड ऑफ द अर्थ जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। मीन पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, टाइम पीरियड जो है 2πr/g जो है 84.6 मिनट के बराबर टाइम पीरियड इसका आता है, और इज द रेडियस ऑफ द। उसके बाद एंगुलर जो है ऑक्सीलेशन ये ज़रूरी नहीं। उसके बाद सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड जो है L/g के बराबर जो हमने पहले निकाला। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इन ए लिफ्ट के अंदर पेंडुलम का जो टाइम है t इज इक्वल टू 2a L/, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द लेफ्ट एक्ट अपवर्ड, अगर अपवर्ड के लिए, और -a क्योंकि a जो है एक्सेलरेशन है, अगर डाउनवर्ड के लिए तो a जो है वो -a आएगा। उसके बाद फिजिकल पेंडुलम टाइम पीरियड जो है वो 2π/I/mg L के बराबर आएगा। यहाँ पे I रेफर्स टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इनर्शिया जो प्रोड्यूस होगा, इनर्शिया मीन्स जो इसी बॉडी को हरकत करते समय उसी डायरेक्शन में उसी पोजीशन में रखने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं इनर्शिया। जिस तरीके से गाड़ी जो है वो किसी मोड़ पे टर्न लेती है तो इंसान को धक्का उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही थी, लेकिन वो मुड़ती है इस तरफ तो धक्का उस तरफ लगता है, तो वो उसका इनर्शिया बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। और मास की वजह से ज़्यादातर इनर्शिया प्रोड्यूस होता है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर। और एल जो है रेफर द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन के पॉइंट से जितना डिस्टेंस होता है उस ऑब्जेक्ट तक उसको कहेंगे एल। उसके बाद दो किस्म की फोर्स जो है, एक है डम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। एक है डम्प्ड, एक होता है फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। डम्प्ड ऑक्सीलेशन रेफर टू द टाइप ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी हुज एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। डिक्रीज का एम्पलीट्यूड डिक्रीज। मिसाल के तौर पर आपने एक झूले को स्विंग किया, आपने ऐसे एक बार स्विंग किया और छोड़ दिया, उसके बाद वो पहले बहुत ज़्यादा दूर जाएगा, पीछे भी दूर जाएगा, उसके बाद आहिस्ता 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 वो उसकी जो हरकत होगी वो नज़दीक तर होती जाएगी, और एक वक्त आएगा वो रुक जाएगा, उसको कहेंगे डम्प ऑक्सीलेशन। जिससे यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, पहले एम्पलीट्यूड जो इसका बढ़ जाता है इस तरीके से, उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, तो उसको कहते हैं डम्प ऑक्सीलेशन। डम्प ऑक्सीलेशन मीन्स कि उसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है। जिस तरीके से झूले की एग्जांपल मैंने आपके सामने दी, मैंने आपने झूले को झूलाया
और उसके बाद छोड़ दिया एक बार फोर्स लगाने से, और वो क्या होगा, पहले आगे जाएगा पीछे जाएगा, उसके बाद उसकी जो स्विंग है, उसका वो जो डिस्टेंस है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है आगे और पीछे जाने की, वो आहिस्ता से कम होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुक जाएगा। उसको कहा जाता है डम्प्ड ऑक्सीलेशन। और दिस टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड डिक्रीज एक्सपोनेंशियली बिकॉज ऑफ द डंपिंग फोर्स लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स एक्सेट्रा। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, विस्कस फोर्स भी होगी, लिक्विड के अंदर विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेशन कीप ऑन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। उसकी जो फोर्स होती है जिसकी वजह से, क्योंकि वो आपने विड्रॉ की है, वो आपने रिमूव की है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीलेट नहीं कर पाता है। उसके बाद फोर्स ऑक्सीलेशन रेफर टू द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन बॉडी वाइब्रेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। मिसाल के झूले आप झुलाते हो तो क्या होता है, एक बार आगे गया पीछे का, उसके बाद आपने फिर फोर्स दी उसको, तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होता रहेगा, तो उसको कहते हैं फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। Resonance, when the frequency of the external force is the same as the natural frequency of the oscillation, then the state is called a state of resonance. This equal frequency is known as resonant frequency भी कहा जाता है। मीन्स आपने झूले को झूला तो आपने हिलाते रहे, आप रुके नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, आप लगाते रहे एक्सटर्नल फोर्स, और वो झूला झूलता रहा, तो एम्पलीट्यूड जो उसका जो है बराबर रहेगा, न कम होगा न ही ज्यादा होगा, उसको कहा जाता है फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। उसके बाद है वेव क्या, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज द मीडियम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड v स्पीड वेव, उसका e अपॉन p, वेयर e इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमने पहले जिक्र किया था, इससे पहले वीडियो के अंदर इलास्टिक के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आप इस चीज से बेखबर हैं, नहीं जानते इलास्टिसिटी के बारे में, तो इससे पहले वीडियो पे आप देख के इलास्टिसिटी के बारे में आसानी समझ सकते हैं। बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है इलास्टिसिटी पे, क्योंकि 11th का ये भी एक खास चैप्टर है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इलास्टिसिटी पे आप टॉपिक पे जाके आप क्लिक करके इलास्टिसिटी के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी क्या होगी इसके बारे में आप समझ सकते हैं। उसके बाद न्यूटन्स फार्मूला, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लैप्लेस करेक्शन, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बाकी जितने भी चीज़ें हैं, ये आप स्प्रिंग वगैरह के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सोंड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, लोडनेस ऑफ सोंड के बारे में। देखिए, लोडनेस ऑफ सोंड इज आल्सो नोन एज लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सोंड, यानी कितने लेवल है, कितनी तेज सोंड है, कितनी धीमी सोंड है। इन डेसिबल द लोडनेस ऑफ द सोंड इंटेंसिटी आई रिप्रेजेंटेड बाय डेसिबल का इसका फार्मूला है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है पिच। फिर सोंड डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोंड, हायर वुड बी द पिच एंड शिल्ड वुड बी इट, ये भी इसके बारे में पढ़ा। तो यही चीज़ें थी सोंड के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोंड। फिलहाल ये इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने आपको बताई या फार्मूलाज आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं टाइम पीरियड के, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कोई वैल्यूज़ दी जाएगी तो आप उसका टाइम पीरियड आपने निकालना होगा। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो भी आपने याद रखने हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर होता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर। तो इन चीज़ों को आप ये पास करके वीडियो को आप इन नोट्स को आप लिख भी सकते हो, नोट्स बना के आप उसे रिवाइज़ भी कर सकते हो। बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़।